है एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस। मेरा नाम अंजलि है और 68 बीपीएससी में मेरा 4 रैंक आया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिटी की आंसर कैसे लिखनी चाहिए। बेसिकली जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम चल रही है, जो भी इनरोल स्टूडेंट्स हैं, उनकी पॉलिटी की टेस्ट हुई थी एंड आई लुक थ्रू मेनी ऑफ द कॉपीज़। तो मुझे वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर कहीं नहीं मिला। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि जो नोट्स में उन्होंने उस टॉपिक से रिलेटेड जो उनकी नोट्स मेकिंग बनी हुई थी उसी को वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। दे डोंट नो हाउ टू मोल्ड। हिस्ट्री में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा था। पॉलिटी में मुझे आंसर्स उतने अच्छे नहीं लगे। आई थाउट कि हाँ, मैं एक पॉलिटी का आंसर्स का वीडियो लाती हूँ कि आपको लिखना कैसे है। एंड आई विल शो यू कंपैरेटिवली कि नोट्स में जो आपने बनाया है उसको आप आंसर अगर पूछता है तो उसके डिमांड को एड्रेस करते हुए आप उस नोट्स का कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक टॉपिक लेके रखा हुआ है, उसी पे हम आगे बात करेंगे। एंड फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरे द्वारा एंड रितेश सर के द्वारा ये बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रही है। तो आपको अगर ज्वाइन होना है तो आप सर के नंबर से कांटेक्ट कर लेना। यहाँ पे उनका नंबर फ्लैश हो रहा होगा एंड मैं नंबर कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो इसमें हमारे मैं फॉर्चुनेट हूँ कि अप्रॉक्स 1000 स्टूडेंट्स इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। एंड मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारा क्या एक प्लान होता है। तो जो प्लान है वो है कि आपका मेंस प्लस प्रीलिम्स प्लस इंटरव्यू, ये तीनों कवर होगा। तो इट इज़ अ इंटीग्रेटेड प्लान। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम आपको वीकली टारगेट देते हैं। उसी वीकली टारगेट में हम आपको डेली बेसिस पे टॉपिक सेग्रीगेट करके देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डे वाइज प्लान आपको मिलता है। इसके साथ प्लान के साथ आपको उसके रिलेटेड जो भी सब हेडिंग एंड डायमेंशंस होते हैं वो हम आपको बताते हैं, प्लस एक सोर्स देते हैं। इस सोर्स को फॉलो करते हुए आपको इस सब हेडिंग एंड डायमेंशंस पे आपको नोट्स बनाना है उस टॉपिक का। ठीक है, एंड डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, एक हमारी डिस्कशन ग्रुप होगी, इसमें भी आप ज्वाइन करोगे और इसमें आपको अपने नोट्स अपडेट करने हैं। ठीक है, अब ये नोट्स अपडेट हमारे चेकिंग के लिए नहीं है, हम ये चेक नहीं करते नोट्स। ये आपके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए है कि दैट यू फॉलो द रूटीन डेली। क्योंकि अगर आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा तो फिर आपको लगेगा मैं नोट्स, वो तो ऐसा ही हो गया ना कि आपने आज अपने मन से बनाया, कल नहीं बनाया। ये आपको नोट्स अपडेट करना ज़रूरी है। वी विल मेक दिस मैंडेटरी आगे से कि जो नोट्स नहीं डालेंगे वो टेस्ट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, बिकॉज आवर मेन टारगेट, आई वॉन्ट रिजल्ट फ्रॉम यू ऑल। मुझे रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट तभी होगा जब एक टारगेटेड और स्ट्रैटेजी फॉर्म के साथ आप कंसिस्टेंटली डेली डिसिप्लिन बना के आप डेली टारगेट्स को फॉलो करें और स्टडी करें। ठीक है, तो आपको नोट्स अपडेट करना है। फिर आपको क्या करना है कि आप मान लीजिए 100 बच्चों ने नोट्स अपडेट किया, तो मेरी टीम क्या करती है, 100 बच्चों की कॉपी देखती है और जो बेस्ट कॉपी होता है, बेस्ट कॉपी कैसे सेग्रीगेट करेगी, जो मैं सब हेडिंग्स डालती हूँ उस पैरामीटर्स पे जो बेस्ट नोट होती है वो हम डाल देते हैं आपके मेन ग्रुप में। आपका यहाँ पे क्या काम है, आपको अपनी नोट्स सेल्फ एनालाइज करनी है इस बेस्ट कॉपी से, और जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स या वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं वो आपको अपने सेल्फ नोट्स में ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपका नोट्स कंप्लीट हो गया। आपने पीयर कॉपी देखी जो बेस्ट कॉपी थी, उसमें आपने इनरिच कर लिया अपने नोट्स को। ठीक है, एंड यू ऑल्सो गॉट द डायरेक्शन कि अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ और ये पीयर कॉपी से मेरी 90% मैच हो रही है, यू गॉट द डायरेक्शन दैट यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। यू गॉट द एनालिसिस कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स। देन आपका जो वीकली टारगेट होगा, तो वीकेंड पे हमारा टेस्ट चलता है। सैटरडे को आपका टेस्ट चलेगा प्रीलिम्स का, संडे को आपका टेस्ट चलेगा मेंस का। ठीक है, एंड वीकेंड पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फुल लेंथ टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट। अभी सेक्शनल चल रहा है क्योंकि हम सेक्शनल वाइज लेके चल रहे हैं। डेली डाउट सेशन होता है मेरे द्वारा ही। तो 10 बजे एक डाउट ग्रुप है, उसमें भी आप जाओगे, उसमें आप मेरे से कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। तो मैं वहाँ पे लाइव चैट करती हूँ आपके साथ। ठीक है, देन एंड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में अवेलेबल, क्योंकि इंग्लिश की ग्रुप अलग है और हिंदी की ग्रुप बिल्कुल अलग है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को।
एंड आपका नोट्स मेकिंग कंप्लीट होना चाहिए। मार्केट्स में अभी कितने नोट्स, आप टेलीग्राम खोलो और डाल दो बीपीएससी नोट्स, you will find numerous number of channel who are freely providing the BPSC notes, but आप ही बोलो ये क्या यूज़फुल है आपके लिए। आप अपने फोल्डर में जाओ, या आप जो हार्ड कॉपीज़ देखो आपने कितने कलेक्ट करके रखे होंगे, बट टू बी ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ, कि आप कभी इस वाले नोट्स पे जाते हो, पढ़ते हो? नहीं पढ़ते होगे, बिल्कुल नहीं पढ़ते होगे, ठीक है। तो हमारा मकसद है, मेरा मकसद है आपका, कि आपका नोट्स मेकिंग कंप्लीट हो जाए, सो दैट यू डोंट हैव टू वॉन्डर हेयर एंड देयर एवरी टाइम द नोटिफिकेशन ऑफ एग्जाम विल कम, ठीक है। आपके फंडामेंटल नोट्स आर कंप्लीट, यू हैव टू ऐड ऑन द करंट अफेयर्स एंड यू आर रेडी टू गो एंड अपीयर इन द मेंस एग्जामिनेशन। बस आपको आंसर राइटिंग करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। तो वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे हो जाएगा आपका? वीकेंड पे आपका हर वीकेंड आपका टेस्ट हो रहा है, सोच लो, ठीक है। ये फेब से चलेगा, आपका एंड तक चलेगा, जुलाई तक चलेगा आपका जो 3.0 बैच चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चलेगा ये। तो आपको वीकेंड पे हर मतलब टेस्ट चल रहा है, आपको आपकी रैंकिंग बन रही है, आपकी जो पीयर्स ग्रुप हैं, जो भी पीयर्स एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ आपकी रैंकिंग बन रही है, उनकी कॉपीज़ आपको मिल रही है, जितने भी बच्चे दे रहे हैं टेस्ट उन सब की कॉपी आपको अवेलेबल होती है, आपकी कॉपीज़ भी एंड बाकी सबकी। तो आपको कितनी सारी कॉपीज़ मिल जा रहे हैं, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, और हमारी तरफ से टेस्ट में आपको बहुत ही डिटेल फीडबैक्स मिलता है, बहुत डिटेल, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डब्बे में आप डायग्राम बनाओ, बहुत ही माइनर चीज़ भी हम बताते हैं, ठीक है, कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसको इम्प्रूव कर लोगे। क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे इम्प्रूव करोगे? आपको वो चीज़ पता हो जाएगा तो आप एक टेस्ट में ना 2 टेस्ट 3 टेस्ट लगा के इम्प्रूव करोगे, लेकिन कर लोगे, ठीक है। एंड 1-to-1 सेशन सर के साथ आप कभी भी बात कर सकते हो, सर का नंबर हमेशा अवेलेबल रहता है, वो कॉल भी उठा लेते हैं। बस उनका सुबह का टाइम जो होता है वो उनकी ऑफलाइन क्लासेस चलती है, फिर उसके बाद आप उनको कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड वी आर प्लानिंग टू शेड्यूल मोर टॉपर स्टॉक, बीपीएससी के टॉपर स्टॉक, तो ये विश लिस्ट में है हमारे, हम इसे जैसे ही टाइम मिलता है तो हम इसे बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो 3.0 बैच हमारा चल रहा है, तो उसके लिए ये ओवरऑल प्लान है। तो आप यहाँ पे देख लो, हिस्ट्री चलेगा पहले आपका, ठीक है, फिर पॉलिटी चलेगा, फिर इको एंड ज्योग्राफी एंड साइंस, एंड फिर एसे चलेगा, ठीक है। तो एसे का जो हमारा 1.0 एंड 2.0 बैच है उसी के साथ आपका कंबाइन चलेगा। तो एसे का पार्ट आपका प्रीलिम्स से पहले कवर हो जाएगा, एंड इको एंड ज्योग्राफी एंड साइंस टेक का भी पार्ट आपका करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। इको एंड ज्योग्राफी हम प्रीलिम्स के बाद कर लेंगे, ठीक है। और सेकंड फेज़ का जो चलेगा, सेकंड फेज़ हमारा चलेगा तो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हम सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, और यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली प्रीलिम्स भी लेके चल रहे हैं, साइंस और हिस्ट्री, एंड बाकी जो होगा वो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे हिस्ट्री भी होगा, ठीक है। तो हिस्ट्री एंड साइंस आपका मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया, जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी सब टॉपिक्स जो भी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स तो चलते ही रहेगा। करंट अफेयर्स हम विजन मैगजीन लेके चलते रहते हैं, एंड जैसे ही प्रीलिम्स का फेज एंटर करेगा वी विल इंक्लूड स्पीडी एज वेल, क्योंकि फैक्चुअल डेटा को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल, मतलब इंटीग्रेटेड है मेंस आंसर राइटिंग एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, तो ये सारा कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम वर्क्स। तो मेरा तो बिल्कुल यही पर्पज़ है, और इवन रितेश सर का, कि आपसे हमें रिजल्ट चाहिए, वी वॉन्ट रिजल्ट फ्रॉम यू ऑल। तो जितने भी इनरोल स्टूडेंट्स हैं एंड जो भी इसमें पार्टिसिपेट बने हुए हैं, तो बहुत लोगों का प्रोग्रेस हमने देखा है फ्रॉम द डे 1। जो पहला वीकेंड का टेस्ट था और जो अभी वीकेंड पे टेस्ट हो रहा है, वी हैव सीन द लॉट मोर चेंजेस एंड द इम्प्रूवमेंट इन देयर आंसर्स। सो आई फील वेरी ग्रैटिट्यूड, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि आपने एक तो ट्रस्ट दिखाया, एंड आपके जो फीडबैक्स होते हैं उससे हमें लगता है कि आपने जो हमें ट्रस्ट दिखाया वो कहीं ना कहीं हम फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत हमें अच्छा लग रहा है। एंड अगर आपको इसमें ज्वाइन करना होगा तो सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं भी करना होगा तो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप इसमें ज्वाइन करना कंपलसरी है, बट एक स्ट्रैटेजी लेके ही चलिएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, और इतना पढ़ने के लिए होता है कि समझ में नहीं आता, भटक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरी एक बीपीएससी
मेंटरशिप वाली वीडियो है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको ज्वाइन नहीं होना है तो आप उस अगर बेसिस पे आप खुद से सेल्फ मोटिवेट होके और सेल्फ डिसिप्लिन होके कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हाउ टू राइट अ पॉलिटी आंसर। तो बीपीएससी मेंस जो GS2 पेपर है उसमें पॉलिटी का जो पहला सेक्शन होता है, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि पॉलिटी आंसर्स और जो GS2 है ये बहुत डायनेमिक होता है, ठीक है। अब इसमें जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो है, बट इसमें जो रेलेवेंस है ना, VA पॉइंट्स, करेंट अफेयर्स, इसका बहुत रेलेवेंस हो जाता है। तो इसमें काफ़ी जो भी इनरोल स्टूडेंट्स थे उनको दिक्कत आ रही थी। इवन आई सी दी पेपर्स जो उन्होंने लिखे थे लास्ट टेस्ट के, तो आई डिडंट फील सेटिस्फाई विद देयर आंसर्स। तो अभी हम वो देखते हैं। तो व्हाट मेक्स अ पॉलिटी आंसर होलिस्टिक, ठीक है। स्ट्रक्चर, यू ऑल नो कि पॉलिटी के लिए वी हैव ओनली वन सोर्स, लक्ष्मीकांत। No doubt it is a great book for prelims, it is a great book for mains, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत इज नेसेसरी मेंस के लिए, बट ये मेंस के लिए आप इसको बोल सकते हो कि यही सिर्फ पढ़ के चले जाओगे तो मेंस का आंसर लिख लोगे, दिस इज़ अ रॉन्ग अजम्पशन, इट इज़ नॉट एफिशिएंट फॉर मेंस, ठीक है। तो आपको इसके साथ यू नीड दी हेल्प ऑफ इंटरनेट। यू शुड नो कि इंटरनेट का कैसे यूज़ करके वी कैन मेक द पॉलिटी आंसर होलिस्टिक। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, आपके इसमें स्टैटिक पोर्शन तो होंगे ही जो आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा होगा, साथ साथ यू हैव टू मेंशन द कमिटीज़, उनके कोई रिपोर्ट डेटा है तो, judgment very important, articles very important again, any current affairs related events and any quotations that you can recall related to that topic। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको मेंटेन करना चाहिए एक पॉलिटी आंसर्स के लिए, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। तब आपका जो आंसर होता है वो एज ए कंप्लीट आंसर दिखता है पॉलिटी का, ठीक है। नोट्स वर्सेस क्वेश्चन रिमांड, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ आपका। अब फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, हमने ये टॉपिक कराया, हमने आपको सब हेडिंग दिया कि फंडामेंटल राइट्स में आपको क्या क्या लिखना है। आप लिखोगे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, क्या है। आप लिखोगे उसमें कि जो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होता है वो क्या है। आप उसमें आर्टिकल 32 का जिक्र करोगे, जो भी रिट्स वगैरह होते हैं। आप उसमें थोड़ा सा जो आर्टिकल 21 है उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके करोगे, बिकॉज दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आर्टिकल 19 है, दैट इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन करेंट एरा, तो आप इसको भी इलाबोरेट करोगे। तो ये सारे सब टॉपिक्स हमने आपको दे दिए, ठीक है। आपने इस पर क्या किया, नोट्स बना लिया, विच इज़ वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन आता है आपका कि आपको फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 21 है उस पर चर्चा करना है, ऑलराइट। तो आपने क्या किया, आपने ये भी लिख दिया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लिख दिया, रिट्स भी लिख दिया, आर्टिकल 21 भी लिख दिया। ये इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, ये नोट्स है क्या, आपने नोट्स को यहाँ पे छाप दिया। आपको एसेंस समझना ना पड़ेगा कि आर्टिकल 21 में मुझे क्या लिखना है। जो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डज आर्टिकल 21, ठीक है, जो राइट टू लाइफ वाला है, हाउ डज द आर्टिकल 21 इज सिग्निफिकेंट फॉर द राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, लाइक ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आर्टिकल 21 आ रहा है तो आपको स्टैटिक इसका पार्ट आपको पता है, यू हैव रेड दिस फ्रॉम लक्ष्मीकांत, ठीक है। आपको क्या करना था, इसमें वो चीज़ नहीं घुसानी थी, आपको स्टार्ट ही करना है। अगर आर्टिकल 21 पे फोकस है तो आपको स्टार्ट ही करना है, राइट टू आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ से ही स्टार्ट करना है।
एंड इसमें आप देखोगे जो लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट ओनली फॉर द एग्जिस्टेंस, इट इज़ नॉट लाइक अ एनिमल लाइफ, it has some values, it has some dignity, and it has some the social values that makes the human life dignified. तो ये वाली स्टेटमेंट आपको लिखनी है. दिस शोज द डेप्थ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. तो ये इससे आपको स्टार्ट करना है. ठीक है. अब वो सारी लाइंस आप प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ोगे, बट फॉर मेंस यू हैव टू. अब बार बार वो पन्ने खोल के तो जाओगे नहीं देखने, तो आपको क्या करना है, नोट्स में लिखना है. ठीक है. तो ये नोट्स में आपने लिख दिया, तो आपको जैसे ही आर्टिकल 21 हिट किया, आप ये वाली लाइंस यहाँ लिखोगे. आर्टिकल 21 का एसेंस क्या था. ठीक है. अब आर्टिकल 21 पे you know this is a very dynamic fundamental rights, it has doesn't have a very particular set of rights. ये dynamic है, जुडिशियल रिव्यू से, जुडिशियल एक्टिविज्म से इसमें कुछ ना कुछ एड ऑन होते रहा है हमेशा से. सो यू शुड राइट दी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कि कैसे ये डायनेमिक है और कैसे चेंजिंग टाइम के साथ ये ह्यूमन की वैल्यूज़ एंड ह्यूमन्स की राइट में एक एड ऑन होता है. और जो डिग्निफाइड ह्यूमन वैल्यूज़ की हम बात कर रहे थे उसमें ये कितना बेनिफिट देता है, यूज़फुल है बेसिकली. तो आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखोगे, डायनेमिक, अडेप्टेबल विद द चेंजिंग टाइम. ठीक है. अब आप यहाँ पे बस ये लिख के नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू सब्सटैंशिएट विद द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लाइक जजमेंट, यू हैव टू सब्सटैंशिएट. तो डायनेमिक है तो राइट टू प्राइवेसी, पुत्तस्वामी केस. अडेप्टेबल विद द चेंजिंग, तो इसमें आप लिख दोगे राइट टू जो इथोनेशिया वाला केस था. ठीक है. तो उसमें वो आप लिख दोगे. एंड इवन बहुत सारे राइट्स है, राइट टू इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट, हाइजीनिक इन्वायरमेंट, राइट टू हेल्थ, जो मुझे केस नहीं याद आ रहा बट उसका भी अलग अलग केसेस है. तो आपको ये सारे जजमेंट्स को एक जरा जॉट डाउन करना है कि ये वाला केस हो गया केस पुत्तस्वामी वाला, तो राइट टू प्राइवेसी मेंशन करेंगे हम. एक बंधु मित्र मोर्चा वाला केस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट टू हेल्थ. ठीक है. अब राइट टू हेल्थ लिख देंगे. तो इस तरीके से आपका बनेगा, इस तरीके से आपको लिखना था. बट मैंने क्या देखा कि स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि जो फंडामेंटल राइट्स पे उन्होंने नोट्स बनाए ना वही छाप दिए. सो दिस इज़ नॉट द राइट वे. ओके. वैल्यू एडिशन पॉइंट्स, वैल्यू एडिशन पॉइंट्स GS1 GS2 दोनों में इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट GS2 में इसका सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाता है. तो वैल्यू एडिशन पॉइंट्स में करंट अफेयर्स इवेंट्स अभी जो चल रहे हैं, जो सिग्निफिकेंस रखते हैं, इवन रीसेंट भी ना हो बट काफ़ी न्यूज़ में था पहले, तो वो हो गया. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आर्टिकल्स हो गए. ठीक है. आर्टिकल्स के बाद आप इसमें जजमेंट तो है ही वो, एंड जो सुप्रीम कोर्ट के जो क्या बोलते हैं CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कोटेशंस बोल रखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, विथ रिस्पेक्ट टू राइट टू लाइफ. तो वो सब आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. अब हम देखते हैं लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. तो मैंने यहाँ पे ये BPSC का पास्ट ईयर क्वेश्चन ही है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है. तो मैंने एक ऐसा लिख रखा है जो पढ़ के लगता नहीं कि पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आप इसमें कैसे लिख सकते हो एक पॉलिटी का आंसर. ठीक है. तो कास्ट प्लेज a very important role in Indian politics. There is a change in the functioning over the decades. How do you look at this changing role over the last many decades? Does the logic of development subside the character of caste? Give your reasons. तो आप यहाँ पे देखो, फर्स्टली इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया एंड यहाँ पे दो पार्ट पूछे. हाउ डू यू लुक एट इट्स चेंजिंग रोल ओवर द लास्ट मेनी डिकेड्स. तो ये पहला पार्ट हो गया एंड ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट. ठीक है. अब देखो नोट्स और आंसर में क्या डिफरेंस होगा. हमने आपको करवाया कास्ट इन पॉलिटिक्स. ठीक है. इसमें हमने आपको सब पॉइंट्स दिए. अब कास्ट इन पॉलिटिक्स में आपका जो बिहार का कास्ट सेंसस है उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा. ठीक है. तो कास्ट इन पॉलिटिक्स में आपको क्या लिखना था. तो कास्ट इन पॉलिटिक्स में आपको क्या क्या सब हेडिंग्स देने थे कि कास्ट
as a social characteristic of Indian society. ठीक है. Caste as a tool in politics, कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स इस ये चेंज हुआ है. फॉर एग्जांपल यू नो कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम था तो वी आर वेरी मच एक्टिव अबाउट द राइट्स ऑफ द SC and ST. ठीक है. देन देयर कम्स द मंडल पॉलिटिक्स. फिर उसके बाद क्या हुआ जिसमें OBC कैटेगरीज के लोगों पे ज़्यादा ये था प्रभाव था. एंड देन उसके बाद जो रिसेंट एरा है तो उसमें वी कैन सी द लेस कास्ट इंक्लूजन इन द पॉलिटिक्स एंड वी आर मोर फोकसिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट. इस तरीके से. ओके. अब इसके बाद आपको लिखना होगा कि कास्ट इन पॉलिटिक्स के क्या पॉजिटिव्स हैं एंड क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं. ठीक है. तो पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स आपने इसका लिख दिया. फिर उसके बाद आपको इसमें एग्जाम्पल्स कुछ लिखने होंगे कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स से क्या प्रभाव पड़ती है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज द सोशल डेवलपमेंट. एंड जो भी हमारे जो बेसिक्स प्रिंसिपल्स हैं जिस पे हमारी जो प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव है एंड जो प्रियम्बल में जो एसेंस है विथ रिस्पेक्ट टू सेकुलराइजेशन तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है. एंड फिर आपको क्योंकि आप BPSC दे रहे हो तो कास्ट इन पॉलिटिक्स विथ रिस्पेक्ट टू बिहार ये आपको अलग से लिखना होगा कि एज यू नो कि बिहार एक यूनिक स्टेट है विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर स्टेट बिकॉज इसमें रूरल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है. तो अगर रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड यू नो द कास्ट पॉपुलाइजेशन इज़ मच मोर इन रूरल एरिया दैन इन अर्बन एरिया जिसके कारण जो कास्ट इन पॉलिटिक्स है वो बिहार में बहुत प्रोमिनेंट है. तो इस तरह से एक्सपेक्ट्स को आपको जोड़ के आपको ये नोट्स बनाना था. ठीक है. अब इसमें आपको इसके रिलेटेड जजमेंट्स कमिटीज़ की रिपोर्ट कि क्या इसमें इम्प्रूव होना चाहिए. अगर कास्ट एंड पॉलिटिक्स में जो MCC का जो रोल है कि जिसमें हमें कास्ट एंड रिलीजियस रिलेटेड टॉक्स नहीं बोलने चाहिए इन द इलेक्टोरल कैंपेन तो ये सब चीज़ आपको इसमें मेंशन करनी थी. ओके. अब इसमें आ जाता है कास्ट सेंसस. तो कास्ट सेंसस हम अगर देखें तो कास्ट सेंसस जो अभी बिहार सरकार ने किया था इवन द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अप्रूव द कास्ट सेंसस ऑफ द बिहार. तो उसमें था कि कास्ट सेंसस हमारा बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक इक्विटी के लिए लाया गया था सो दैट वी हैव द अपडेटेड डेटास एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम वो स्कीम्स लाएं. बट इसका निगेटिव्स कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि कास्ट सेंसस विल promote the caste division more in the society. तो क्योंकि हमारे पास वो कास्ट डेटाज आ जाते हैं एंड उसके रिलेटेड हम वो स्कीम्स एंड जो उनको बेनिफिट्स है वो देते हैं विच इज़ वेरी यूजफुल एंड वेरी रिक्वायर्ड फॉर देयर अपलिफ्टमेंट एंड टू प्रमोट द इक्वालिटी इन द सोसाइटी विच इज़ अ एसेंस इन द प्रियम्बल इटसेल्फ. बट इसको देखा जाता है कि दिस कास्ट सेंसस कैन बी यूज एज अ वोट बैंक. तो एक तरीके से इस कास्ट का जो निगेटिव्स वाला पार्ट है तो इसमें आप इसमें डाल सकते हो निगेटिव्स में कि इसमें ये जो बिहार का पॉलिटिक्स है तो इसमें आप वो चीज़ भी डाल सकते हो. पॉजिटिव्स में भी आप डाल सकते हो कास्ट सेंसस को कि कास्ट सेंसस किया था बिहार गवर्नमेंट में एंड हाउ दिस इज़ बेनिफिशियल. एंड निगेटिव्स में भी आप इनके जो चैलेंजेस है वो डाल सकते हो कि हाउ दिस कैन लीड टू द वोट बैंक पॉलिटिक्स इन बिहार. तो इस तरीके से आपको कास्ट सेंसस को भी लिंक करना है इसमें. अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन था कि देयर इज चेंज ओवर दीज डिकेड्स. ठीक है. तो आपने देखो कि आपने जो चेंज है वो कहाँ पे मेंशन किया था. आपने चेंज कहाँ पे मेंशन किया. कास्ट इज ए टूल इन पॉलिटिक्स. आपने वो चीज़ बनाया कि हाँ जब इंडिपेंडेंस था
तो हमारा जो फोकस था SC ST कैटेगरीज पे था। फिर उसके बाद हमारा फोकस मूव किया जो लोहियावादी एरा जो लोहियावादी का था उसमें मूव किया, जिसमें जो बैकवर्ड क्लासेस के जो भी लीडर्स थे वो बढ़ चढ़ के आए। फिर उसके बाद हमारा जो मंडल पॉलिटिक्स था वो आया, जिसमें OBC कैटेगरीज पे ज़्यादा फोकस किया गया। एंड जो अभी का एरा है तो इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कास्ट एक प्रोमिनेंट रोल है, बट कहीं ना कहीं बैक सीट भी ले रहा है और हम डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव एरा। तो इस तरीके से आपको ओवर द पीरियड, क्योंकि हम ये रिलेटिवली देखते हैं, ठीक है, ऐसा हम इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं देखते कि यहाँ कास्ट तो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया है, अब रहा ही नहीं। हम रिलेटिवली देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रिलेटिव कम हुआ है कि नहीं, एंड यू नो कि हाँ ये कम हुआ है, बट इस पर अभी वर्क करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट आपको डालना था। हाउ डू यू लुक एट दिस चेंजिंग, तो ये वाला पार्ट आपका इससे कवर हुआ। डज द लॉजिक ऑफ द डेवलपमेंट सबसाइड द कैरेक्टर ऑफ द कास्ट। तो अब आप देखो कि जो डेवलपमेंट का लॉजिक है, अब डेवलपमेंट आपको पता है कि डेवलपमेंट कैसे होता है। एक तो हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, एक हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेगा, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेगा, ठीक है, जॉब पे फोकस करेगा। सोशल डेवलपमेंट हमारा फोकस करेगा द एसेंस ऑफ इक्विटी, इक्वालिटी, ठीक है, इक्विटी, इक्वालिटी एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वोदय जो था महात्मा गांधी का। एंड इवन दिस इज़ इंटरलिंक विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हाँ हमारा अगर डेवलपमेंट होगा तो हमें जॉब मिलेगी। जॉब कैसे मिलेगी? जॉब मिलेगी तब मिलेगी जब हमारे पास ह्यूमन कैपिटल होगा। ह्यूमन कैपिटल कैसे होता है? ह्यूमन कैपिटल हमारे पास जनरेट होता है हेल्थ एंड एजुकेशन से। तो अगर ये दोनों हमारे पास होगा और इधर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बन रही है, हमारे पास वो चीज़ स्किलेबल एम्प्लॉयबिलिटी आ गई है हमारे पास, तो हम जॉब लेने के काबिल बन गए। जब हम जॉब लेंगे और जब हम एजुकेटेड होंगे तो ये जो कास्ट की जो पॉपुलराइजेशन है, जो स्ट्रैटिफिकेशन है सोसाइटी में, तो ये कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती है। तो अगर ये डाइल्यूट होगी तो उसी तरह से जो कास्ट है वो सबसाइड हो जाएगा एंड जो डेवलपमेंट है वो डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक आइडियल अप्रोच कि कैसे एक डेवलपमेंट का एसेंस कास्ट को सबसाइड कर देता है। तो ये हमारा आइडियल अप्रोच था कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। ऐसा हो रहा है, अभी हमने देखा है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डिटेल बता देना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, डेवलपमेंट का डिटेल बता देना कि कैसे इंडिया ने क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं। जैसे GDP ग्रोथ की डेवलपमेंट हो गई, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की जो ग्रोथ हो गई, उसके अलावा जो अगर जो बजट्स होता है तो उसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल दे देना। अब ये पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि वी नो इन द रियल लाइफ कि हमने देखा है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी भी सोसाइटी में है। तो इसके लिए गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम चलाती हैं और कहीं ना कहीं किसी एक कास्ट को अपने ओर स्प्रॉन करने के लिए वो स्कीम्स लाती हैं और उन्हें टारगेट करती हैं। तो ये पॉलिटिक्स चलता रहता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये तो आपने लिख दिया एक आइडियल कंडीशन की कैसे डेवलपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कास्ट को सबसाइड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं कुछ रेलेवेंस है इनका। ये कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ डिकेड्स ये हमें देखने को मिला है, बट ये उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि हम बोल सकते कि कास्ट तो बिल्कुल हट ही गया है सोसाइटी से एंड इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है पॉलिटिक्स पे। बट इसका इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स पे, जो आपको एक्सप्लेन करना है चैलेंजेस देके कि येस इट हैज़ सबसाइडेड, yes, the development has subsided the caste character of caste in the politics and in the Indian society. But however, because of increasing inequality in our society, we have seen the peoples of the majorly from the lower and the backward classes, that they lower and the backward classes and as well as some economically backward of the upper caste, that they face the economic and the social backwardness with respect to the other peoples. So उस मायने में द कास्ट अगेन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड इसका जो जड़ है ना कास्ट का इंडियन सोसाइटी में बहुत गहरा है,
राइट फ्रॉम द मनुस्मृति जिसमें कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन की बात लिखी गई है। तो ये बहुत गहरा है और आपको पता है कि किसी सोसाइटी में एक सोशल ट्रांजिशन के लिए बहुत ईयर्स लग जाते हैं, बट वहीं बहुत ईयर्स लग जाते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजिशन के लिए इकोनॉमिक ट्रांजिशन की जो ईयर्स हैं, जो जेस्टेशन पीरियड है, वो सोशल ट्रांजिशन से बहुत कम है, इसमें बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें बताओ कि कास्ट एज ए सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन दैट एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड टुडे। तो जिसके कारण इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो इट डजेंट गो अवे राइट अवे, बट वी हैव seen the development over the past few years and over the past few decades, and hopefully with the enriching the human capital, with providing the education and the job and the maintaining the equity, the caste will soon be subsided completely, and the principle of the secularization and the principle of the uniform civil code that we aspire to implement can be implemented sooner। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और इसके चैलेंजेस में आपको थोड़ा सा रीसेंट दे देना है कुछ एग्जांपल। जैसे वेलफेयर स्कीम्स चलाती हैं सरकार, किसी रिजर्वेशन आप दोगे कि रिजर्वेशन कास्ट बेस दिया जाता है, तो आप रिजर्वेशन बताओगे कि चैलेंज है, बट ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैव फेस द इनइक्वालिटी सिंस एजेस। तो उनको एक लेवल पे लाने के लिए हमें वो चीज़ देनी होगी। तो इस तरीके से आप उसको एक चैलेंज भी बताओगे, बट उसको आप अगेंस्ट नहीं जाओगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो वो चीज़ आपको सपोर्ट करनी है। तो आपको सपोर्ट करनी है तो यू कैन राइट दी B.R. अम्बेडकर कोटेशन यहाँ पे, कि उन्होंने बोला था कि दिस इज़ लाइक अ टेम्पोररी टूल, जहाँ पे हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दे के लोअर कास्ट को एक लेवल तक ला सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। ठीक है, परमानेंट सॉल्यूशन हमारा वही है द अमर्त्य सेन अप्रोच, जो कैपेबिलिटी अप्रोच है कि हमें ह्यूमंस और यूथ को इतना कैपेबल बना देना है कि उनको जॉब फाइंड करने में दिक्कत ना हो, एंड दे कैन लीड अ वेरी सस्टेनेबल लाइफ बाय देमसेल्फ। तो इस तरीके से आप चैलेंजेस भी लिख दिया आपने। तो आपका ओवर द डिकेड्स वाला पार्ट यहाँ से हो गया, एंड ये वाला जो थोड़ा सा पार्ट था, ये थोड़ा सा आपको मोल्ड करके लिखना था, क्योंकि आपको बताना है कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है एंड कैसे इसने कास्ट को, कैरेक्टर को थोड़ा सा सबसाइड कर दिया है, बट वी आर नॉट देयर येट। हमें इस पर और काम करना है, क्योंकि चैलेंजेस हमने देख लिए कि वेलफेयर स्कीम्स होती है, रिजर्वेशन दिया जाता है, इलेक्शन कैंपेन्स में कास्ट का होता है, जिक्र हो जाता है, एंड जो और हमने ये भी देखा है कि जैसे रूरल इंडिया है, तो रूरल इंडिया में कास्ट बहुत ही प्रोमिनेंट रोल रखता है, एंड आपको ये सारे एग्जाम्पल देने हैं। इसमें फिर आपको बिहार का एंगल घुसाना है कि बिहार में बेसिकली ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे जो कास्ट का सॉलिडिफिकेशन है वो ज़्यादा है, इलिटरेसी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक है कास्ट का वो ज़्यादा प्रभाव करता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके आप कुछ फिर आप इसमें पॉजिटिव भी लिखोगे कि कास्ट अगर होता है सोसाइटी में तो क्यों, क्योंकि आपने चैलेंजेस लिख दिया, तो आप इसमें फिर थोड़ा सा पॉजिटिव ही डालो कि अगर कास्ट होता है सोसाइटी में, एक तो इक्वालिटी वाला हो गया, एक इसमें ये हो गया कि अगर कास्ट कोई ग्रुप जो कास्ट ग्रुप है वो नीचे है, तो उसको उठाने के लिए सरकार उस पर स्पेशल फोकस देती है। तो रीजनल डिमांड जो होता है उनका, और जो उनका जो यूनिक डिमांड होता है उस पर फोकस जाता है सरकार का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसमें आप फिर मंडल पॉलिटिक्स में भी कर सकते हो कि कैसे मंडल पॉलिटिक्स के दौरान जो लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ थे उनके लीडर्स उभर के आ रहे थे और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ लिखनी थी, ये वाले क्वेश्चन को। तो ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है पॉलिटी, बट आप ओवर द प्रैक्टिस आप ये अचीव कर पाओगे। ठीक है, और ये ओवर द प्रैक्टिस आप तो नोट्स बना रहे हो, तो नोट्स आप डेली बेसिस पे बना रहे हो, तो ये आपके एक तरीके से आंसर राइटिंग है, क्योंकि आपको सब हेडिंग्स तो हमने दे दिया, बट सब हेडिंग्स में भी आपको किस तरीके से फ्रेम करना है, फ्लो चार्ट घुसाना है, कितना कंसाइज करना है, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द आंसर राइटिंग। और जो हमारा जो वीकली आप चलेगा ही टेस्ट, तो वीकली टेस्ट में आप ऐसे ही ट्राई करना। देखो, शुरू में अगर कोई भी स्टेप कोई लेता है तो उसको डर लगता ही है,
जब आप पहली बार साइकिल चलाओगे तो आपको डर लगना ही लगना है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा भी नहीं, 2-3 दिन चला लोगे कि यू विल फील वेरी कंफर्टेबल विथ इट एंड आप दम धड़ाके से चलाओगे। तो उसी तरीके से होता है कि आप जब पहली बार ऐसा डायनेमिक क्वेश्चन देखते हो तो आप डर जाते हो कि मैं क्या लिखूँ, बट डर के इसको छोड़ना नहीं है, इसको लिखना है। अब कैसा भी लिखो लेकिन लिखो, लेकिन जो मैंने पॉइंट्स बताया है उस एक्सपेक्ट्स पे लिखना। ये मत करने देना कि एक तरफ नोट्स खोल लिया, एक तरफ आपकी आंसर राइटिंग कॉपी है तो इसमें से छाप रहे हो, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ नहीं करना। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड जिनको भी बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना है तो सर को प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये उनका नंबर है और मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के टॉपिक्स का लाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक हैं। टॉपिक्स तो ठीक है बट उसके अंदर मुझे सब टॉपिक्स भी बतानी होती है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा, तो मैं इसके लिए लाऊंगी क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, तो मैं ये ये बना नहीं पा रही वीडियो, तो मैं ये इसका वीडियो लाऊंगी। एंड देन उसके बाद कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी फॉर बीपीएससी तो मेरा क्या टाइम टेबल था, ठीक है। तो ये जो डेली डिस्कशन ग्रुप होता है ना, उसमें आई थिंक 15-20 बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की थी। तो अगर आपको भी ये वीडियो देखनी हो तो आप कमेंट कर देना, तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली में ये वीडियो देखनी है या मैं लाऊं या ना लाऊं, ठीक है। तो आप बता देना कमेंट में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।